परिवर्तन का रहस्य यह है कि अपनी सारी ऊर्जा पुराने से लड़ने पर नहीं बल्कि नए का निर्माण करने पर केंद्रित करें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 20 नंबर पे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं जो इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पर आधारित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। तो ये कथन दिया हुआ है और इसमें निर्णय हमें लेना है, यह जिसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब कथन कहता है कि सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि खेलने नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर कह भी रहा है कि क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर, यानी कि खो देने का मतलब हो गया कि वो लोग पहले ही खेल चुके थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई बात स्टेटमेंट में नहीं है, इसलिए दोनों ये भी हमारा बी नंबर भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे बल्कि जल्दी आउट हो गए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है कि विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे हैं, यानी कि विपक्षी जो है पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे हैं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जल्दी आउट हो गए तभी तो दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया और मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था, ये स्टेटमेंट में बोल रहा है। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो देने का अर्थ है कि उनका विपक्षी टीम द्वारा क्या है, आउट हो जाना। तभी तो आउट हो गए हैं, तभी तो दबाव बन रहा है उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष हमारा निकलेगा वो डी नंबर सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका जिक्र भी स्टेटमेंट में किया गया है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दिए गए कथन और 2 कार्यवाहियों को ध्यान से पढ़ें और उनका विश्लेषण करें तथा चयन करें कि कौन सी कार्यवाही कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करती है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत अंतर नहीं है। हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं और मालिकों के लिए महंगे होते हैं, जिन्हें इनके रख रखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। अब कार्रवाई क्या करना है, ये ध्यान दीजिए कि सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब दूसरा हमारा कार्रवाई क्या है, कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले नए प्रौद्योगिकी वाहनों को खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, पहला भी बिल्कुल सही है कि सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन पर बिक्री को प्रतिबंध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या परफेक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में बिल्कुल इससे रिलेटेड चीजें मिल रही हैं। दूसरा है कि कार खरीदने वाले को या तो पेट्रोल वाहन लेनी चाहिए या फिर सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले नए प्रौद्योगिकी वाहनों को खरीदना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी दूसरा भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, यानी कि कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करती है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा कि स्टेटमेंट में दोनों की दोनों कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। कार्रवाई हमारी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट में जो बात कही जा रही है उसी से रिलेटेड इन्होंने कार्रवाई की हुई है। ऑप्शन हमारा यानी कि दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अंतर नहीं है, लेकिन है ना, अंतर भी नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ भी है कि कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन डीजल वाहन बहुत प्रदूषण पैदा करते हैं, अतः सरकार को पुराने डीजल जो वाहनों को हटाने की नीति अपनानी चाहिए और डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है, चूंकि डीजल वाहन मालिकों के लिए महंगे भी होते हैं तो इसके रखरखाव में भी अधिक धन खर्च होता है। तो कार खरीदने वालों को क्या होना चाहिए, वो पेट्रोल गाड़ी खरीदें, क्योंकि दोनों के अंतर है नहीं कीमत में, कीमत तो लगभग सेम है। ठीक है, या तो फिर बैटरी वाली खरीद सकते हैं या फिर सीएनजी ले लें तो और अच्छा फायदा है। तो दोनों यहाँ पे अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है तीसरा नंबर
कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही संख्या का चयन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 56, उसके बाद 57, 61 और 70 क्वेश्चन मार्क और 111। 56 और 57 यहाँ पर देखिए जो बढ़ा है वह 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? +1। और 57 के बाद फिर यहाँ पे 61 हो गया है, जिसमें बढ़ोतरी जो हुई है वो 4 की। उसके बाद 61 के बाद यहाँ पे 70 हुआ है, तो प्लस बढ़ोतरी जो हुई है वो कितने की हुई है? 9 की। और 70 के बाद यानी कि हमें जो यहाँ पे बढ़ाना होगा वह बढ़ाना होगा कितना? 16 बढ़ाना होगा। और 16 के बाद अगर हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा कितना? 25 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा एक बार और समझते हैं। 1 जो है वह 1 का स्क्वायर है। किसका है? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 जो है वह 2 का स्क्वायर है। 9 जो है यह 3 का स्क्वायर है। तो आगे किसका स्क्वायर बनेगा? 4 का स्क्वायर। और आगे जो बनेगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 70 में हमें 16 जोड़ देना है, जहां पर यहाँ वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 86, यानी कि 86 है। यानी कि ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 86 हो जाएगा। अब 86 में देखिए अगर 25 हम जोड़ते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 111। तो हमारी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि जो अंतर है वह क्या है? अंतर एक स्क्वायर नंबर है। क्या है? अंतर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का अंतर हो जाएगा। जो संख्या है वह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आगे 5 का स्क्वायर। तो 86 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे CDDP है, DEER है, FEET है, FGGV है और CHHX है। तो आगे हमें संख्या बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पर C शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे D हो रहा है, फिर यहाँ पे E हो रहा है, फिर यहाँ पे F होगा और फिर यहाँ पे G है। तो आगे स्वाभाविक सी बात है जो आगे लेटर आएगा वो किससे शुरू होगा? H से। तो ऑप्शन बी इज द कैंसिल आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये हमारा कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। D है यहाँ पर, फिर देखिए D के बाद यहाँ E है दूसरे नंबर पे, D के बाद E के बाद F है, F के बाद G है, G के बाद H है। तो आगे इसका मतलब H के बाद आ जाएगा I। ठीक है, तो I आएगा देखिए सब जगह। तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ J लिखा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास C और D बचता है, इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि तीसरे नंबर पर देखिए D है और यहाँ तीसरे नंबर पर E है, फिर यहाँ पर F है, फिर यहाँ पर G है, फिर यहाँ पे H है। इसका मतलब फिर से यहाँ पर I आएगा, यानी कि H के बाद डबल I हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। C भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर J बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल I हो जाएगा। आगे अगर चेक करें तो P के बाद यहाँ पे QR है, यानी कि 2 बढ़ा है, 16 है और ये 18 है। फिर T के R के बाद S और T, यानी कि फिर से 2 बढ़ गया। और T के बाद यहाँ V है, फिर से 2 बढ़ गया। और V के बाद यहाँ X है और फिर यहाँ X के बाद 2 बढ़ेगा तो Z आ जाएगा, यानी कि HIIZ बनेगा। तो सबसे पहले अक्षर में +1, दूसरे में भी +1, तीसरे में +1 और चौथे अक्षर में +2 हो रहा है। ये सब जगह यही सीरीज हमारी बनती चली जा रही है। तो HII और Z बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि प्रश्न संख्या 5 में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 3 4 निष्कर्ष यानी कि तर्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य जो है सत्य है, चाहे वह सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन से निष्कर्ष तर्क निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। अब वक्तव्य क्या है कि सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है। क्या है? जो है ये प्रकाशक है। ठीक है, प्रकाशक है। दूसरा है कि सेज के सभी प्रकाशन उच्च गुणवत्ता वाले हैं। यह वक्तव्य है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सेज गुणवत्ता वाले लेखक प्रकाशित करता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सेज जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है। और सेज के सभी प्रकाशक क्या उच्च गुणवत्ता वाले हैं, तो यह बिल्कुल है, सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए हैं। ठीक है, जो अल्पतम गुणवत्ता वाले हैं, जो कम गुणवत्ता वाले हैं, उनको प्रकाशित नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सभी प्रकाशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेज के सभी प्रकाशक उच्च गुणवत्ता वाले हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड नंबर भी फॉलो करेगा। तीसरा कहता है कि सेज जो है उच्च संवीक्षा द्वारा अपने प्रकाशनों को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये भी तीसरा नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो जिसका आंसर होगा हमारा बी, यानी कि सभी निष्कर्ष क्या है? फॉलो करते हैं, यानी कि सही हो जाएंगे। सभी निष्कर्ष हमारे क्या है? सत्य हैं। यहाँ आगे लिख लीजिएगा, सभी निष्कर्ष सत्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी निष्कर्ष सत्य हैं। बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष तीनों ही सही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है
कि निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 6 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और यही सेम ट्रायंगल यहाँ पर भी है, लेकिन ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया है, कलरफुल हो गया है। और जो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये सब के सब यहाँ कलर है, तो यहाँ पे सब खाली हो गए हैं और सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपनी पोजीशन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल में कोई विधि व्यवस्था नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहले का दूसरे से कंपेयर करना है, तीसरे का चौथे में अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ट्रायंगल की पोजीशन वैसे ही है, बस इसमें ट्रायंगल यहाँ खाली है, बिना कलर है, तो यहाँ पे कलर हो गया। तो सिंपल है कि यहाँ पर अगर ट्रायंगल कलर है तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो बिल्कुल खाली बनेगा, यानी कि इसका रूप जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो हमारा डी नंबर कैंसिल और ए नंबर कैंसिल, दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब तीसरा भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल हमें चाहिए खाली, यानी कि बिल्कुल खाली, इसमें कोई कलर भरा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, नॉन वर्बल यानी कि चित्र वाले सवाल करते समय सही फिगर को मत ढूंढिएगा, हमेशा इसमें गलतियां ढूंढिए, गलतियां कैसे होंगी, यानी कि हम इसको कैसे कैंसिल करें। अब देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज आप जब घुमाएंगे तो यहाँ बाहरी सारे जो चित्र बने हुए हैं ये सब बिना कलर वाले हैं, ठीक है। और ये जब यहाँ पर चेंज होगा तो सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए हमारा जो वर्ग है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये कलर है, और यहाँ पर ये जो हमारा षटभुजाकार बना हुआ है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद कलर हो जाएगा, और ये जो सर्कल है सर्कल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये भी कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिसमें ए बी सी डी ई एफ तथा एफ हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, प्रबंधक हैं, अधिवक्ता हैं, जौहरी हैं और डॉक्टर और इंजीनियर हैं, ठीक है। किंतु इस क्रम में नहीं है, किंतु इस क्रम में नहीं है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, का जो है एफ जो है एक मनोवैज्ञानिक है और यह क्या है, अधिवक्ता से ए क्या है यहाँ पे, हाँ, का दादा डॉक्टर है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ए का दादा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए का दादा डॉक्टर है, ठीक है। ए का दादा जो है कौन हो जाएगा, ए का दादा डॉक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ए हो सकता है और नहीं, एक मिनट, ये नहीं होगा, ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं इसमें। स्टेटमेंट अगर हम बना लेते हैं, मान लीजिए एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है का दादा डॉक्टर है, ठीक है। एफ जो है एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, एफ जो है एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं पहले हम सवाल को। एफ जो है क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, तो एफ को हम मनोवैज्ञानिक बना देते हैं, ठीक है। एफ जो है एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। एफ जो है एक मनोवैज्ञानिक है और का दादा डॉक्टर है, मतलब इसी का एफ का ही जो दादा है ना वो डॉक्टर हो जाएगा, यानी कि इनके जो दादा हैं वो क्या हो जाएंगे, ये डॉक्टर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एफ का दादा है ये, ठीक है। एफ का दादा यहाँ पे जो भी होगा वो क्या है, एक डॉक्टर है। अब स्टेटमेंट है ये ना, एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है का दादा डॉक्टर है, मतलब एफ का ही दादा क्या है, डॉक्टर है। ये बनेगा डायग्राम हमारा, ठीक है। आगे है कि प्रबंधक डी ने ए से शादी किया है। जो प्रबंधक है वह क्या करता है, ए से शादी करता है। तो यानी कि ए बराबर जो हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबंधक हो जाएगा। जो ए है वह प्रबंधक से शादी करता है, यानी कि प्रबंधक डी है और प्रबंधक कौन है, डी है। तो डी जो है एक प्रबंधक है और उसने किससे शादी की है, ए से शादी की हुई है, ठीक है, ए से शादी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर है कि सी जो एक जौहरी है, सी क्या है, एक जौहरी है। जो सी है वह एक जौहरी है, अधिवक्ता से शादी किया हुआ है। यानी कि जो सी होगा वह एक जौहरी है, ध्यान रखिएगा, वह एक जौहरी है और उसने शादी जो किया है वो किससे किया है, वह सी जो एक जौहरी है और अधिवक्ता से शादी किया है। मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो अधिवक्ता हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं पता है किसका, कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, सी और अधिवक्ता दोनों लोग शादीशुदा हैं। बी एफ और ई की माता है, तो ठीक है, बी जो है एफ और ई की माता है। तो ध्यान रखिए एफ यहाँ पर है और इनकी माता जो हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, बी जो है वो बी और एफ की माता। इसका मतलब जो एफ है उसके साथ साथ यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ई भी आ जाएगा, क्योंकि ई और एफ एक दूसरे के भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों की माता कौन है, ये बी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके पिता होंगे जो यहाँ पे दादा बने हुए हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अच्छा, 2 ही लोग हैं जो विवाहित जोड़े हैं,
तो दो विवाहित जोड़े हैं तो इसका मतलब एक जौहरी और अधिवक्ता है और दूसरा ए और प्रबंधक है। तो अगर हम ए और प्रबंधक कर सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो ही अगर विवाहित जोड़े हैं तो हम यहाँ पे सी जो है एक जौहरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हम बी को बना सकते हैं क्या, अधिवक्ता, क्योंकि दो ही लोग शादीशुदा हैं तो हम इसको बना देंगे अधिवक्ता। और जब ये अधिवक्ता बनेगी कौन, बी, तो इसकी शादी जो हो जाएगी वो सी से हो जाएगी, जो कि सी एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जौहरी। और ए चूंकि डॉक्टर हैं और ये दादा हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आएगा वो डी आएगा और डी क्या बनेगा, वो बन जाएगा प्रबंधक। क्या बन जाएगा, वो प्रबंधक बन जाएगा। और यहाँ पर जो बनेगा वो ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ए की जो शादी हुई है वो किससे हुई है, डी से। डी क्या है, प्रबंधक, और ए क्या हो जाएगा, डॉक्टर, जो कि दादा है, और इसका मतलब ये महिला हो जाएगी। तो ये दोनों लोग शादीशुदा, तो एक शादीशुदा जोड़ा ये बनता है और दूसरा शादीशुदा जोड़ा बनेगा बी, एक अधिवक्ता होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जौहरी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो सी यहाँ पे एक मेल पर्सन हो जाएंगे, बी जो हो जाएगी वो फीमेल हो जाएगी, और इन दोनों लोगों के ये बच्चे कौन है, ई और एफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक परिवार में 6 सदस्य थे, ये परिवार इनका बन चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट है कि ए का व्यवसाय क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो ए का व्यवसाय है डॉक्टर और वह किसका दादा है, एफ का दादा है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, यानी कि ए का जो व्यवसाय होगा वो डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जा करके इस तरह से जुड़ जाएगा और हमारा डायग्राम बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट होता है क्वेश्चन को आप पॉज करिए एक बार और अपने खुद से भी लगाइए, क्योंकि चूंकि प्रैक्टिस में करा रहा हूँ तो प्रैक्टिस में सिर्फ हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हैं, कैसे आ रहा है मैं वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस पर वीडियो पर चर्चा करेंगे, एक बार डिटेल में इसके बेसिक से अच्छे से पढ़ा दूंगा। टाइम मिलता है तो मैं एक बार क्लास इसकी लेता हूँ। ठीक है, ब्लड रेशर की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। तो दिलीप तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है तो वो ध्यान रखिएगा वो खुद नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा तो वो कभी भी खुद नहीं हो सकता, मतलब वो नॉट इटसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इटसेल्फ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पिक्चर की तरफ इशारा करता है, यानी कि कोई फोटो की तरफ इशारा करता है, तो मतलब वो खुद भी हो सकता है, अपनी फोटो भी दिखा सकता है, और वह कोई और भी हो सकता है, मतलब कोई दूसरा भी व्यक्ति हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई फोटो की तरफ इशारा करेगा तो इसका मतलब वो अपनी फोटो भी किसी को दिखा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं तो वो ध्यान रखिएगा कभी भी वह आप खुद नहीं हो सकता, वह कोई दूसरा ही होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक तस्वीर है यहाँ पर और इसकी तरफ इशारा करते हुए किसने बोला है, दिलीप बोलता है। ठीक है, दिलीप ने बोला इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मतलब ये हमारी पिक्चर है। तो ये पिक्चर जो है वह मान लीजिए एक फोटो हो गई और इसकी तरफ इशारा करके कौन बोलता है, दिलीप बोलता है। ठीक है, वह मेरे दादा की, मतलब वह जो तस्वीर है मेरे दादा, मतलब इनके कोई पिता हैं और इनके पिता के पिता हैं तो दादा हो गए। वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है, मतलब वह जो है ये पिक्चर जो है ना, वह मेरे दादा की इकलौती, मतलब दादा की इकलौती मतलब कोई एक ही संतान है। अब वो कौन है, इनके पिता हैं। ठीक है, और इनके क्या है, इकलौती संतान की बेटी है, मतलब ये जो फोटो है इनकी बेटी है। ठीक है ना, बेटी है। तो इसका मतलब दिलीप का तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित होगा, तो दिलीप की तस्वीर वाली लड़की से भाई बहन हो जाएंगे। मतलब ये जो फोटो है इनकी क्या है, इनकी बहन है, इनकी बहन की फोटो है ये, और ये जो है दिलीप है इसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं फोटोग्राफ की तरफ। दिलीप क्या बोलते हैं इसकी तरफ इशारा करते हुए कि यह जो तस्वीर है, यानी कि ये जो फोटो है यह मेरे दादा के, तो दादा कैसे बनेंगे, इनके पिता के पिता हो जाएंगे। मेरे दादा के इकलौती संतान, इकलौती मतलब इनके पिता, अकेले एक ही बेटा है और इनकी ये बेटी है। तो इसका मतलब दिलीप का और इनका क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि भाई का। तो इसका मतलब दिलीप जो है तस्वीर वाली लड़की से, ध्यान रखिएगा, दिलीप जो है तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित होगा, तो दिलीप जो है तस्वीर वाली लड़की से क्या होगा, भाई का रिलेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। यदि कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़कर 33 इंच रह जाती है, तो पट्टी अगर 48 इंच लंबी होती तो धोने के बाद कितनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो 36 इंच की थी, है ना, जो यहाँ पर 36 इंच जो लंबी थी, है ना, लंबी कपड़े की पट्टी थी, वह धोने के बाद कितने इंच की हो गई, वह 33 इंच की हो गई। ठीक है, इसका मतलब 1 इंच
इसका मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 इंच लंबी कपड़े पट्टी धोने में सिकुड़ कर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 33 बटे कितना करेंगे 36 कर देंगे, ठीक है 36 इंच हो जाएगी। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि 48 कितना है 48 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने में सिकुड़ कर कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 48, कितना कर देंगे 48 गुणे 33, कितना कर देंगे 48 गुणे 33 और बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कितना हो जाएगा 12 3 36 और 12 चौक 48 और 3 का 11 कर देंगे तो यहाँ पे 11 चौक कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 इंच हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 इंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोबारा से समझिएगा कि 36 इंच जो है लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़ कर कितना हो जाती है 33 हो जाती है, मतलब पहले 36 इंच थी और यह सिकुड़ कर हो जाती है 33 इंच की। तो 1 इंच जो है 1 इंच लंबी जो है कपड़े की पट्टी धोने के बाद जो सिकुड़ कर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 33 बटे 36 इंच हो जाएगी। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 48 इंच की जो कपड़े की पट्टी होगी, यानी कि 48 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद कितना सिकुड़ कर हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है 38 गुणे 33 बटे 36 में क्या करना है गुणा कर देना है। तो जब गुणा करेंगे तो 12 तियां 36 और 12 चौक 48, तो 3 से करेंगे तो 11 तियां 33, तो 11 चौक कितना 44 इंच की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खुले पासे में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 का जो विपरीत है यह सर्कल है, 1 का जो विपरीत है वह ट्रायंगल है और गुणे का जो विपरीत है वह क्या है प्लस है। तो जो विपरीत होता है वह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन ही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 5 का विपरीत सर्कल है और 5 और यहाँ सर्कल दोनों एक दूसरे के एक साथ दे रखा है, तो जो विपरीत होता है वह कभी साथ नहीं होता, इसलिए पहला आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है पहला विकल्प ही सही हो गया क्योंकि यहाँ पर सर्कल का विपरीत 5 है और यहाँ सर्कल और 5 एक साथ बैठे हुए हैं, तो कभी भी आंसर ये नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 11 नंबर कि निम्नलिखित संख्या समूहों में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 9 7 3 और 189, फिर 8 9 2 144, फिर 3 4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे 96 लिखा है। तो ऐसे सवाल हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या नीचे दे रखी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल होते हैं तो हमेशा वर्टिकली होते हैं या तो फिर हॉरिजॉन्टली होते हैं। क्योंकि वर्टिकल में लास्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है तो ये ज़्यादातर कोशिश है कि ये उम्मीद है कि ये वर्टिकली ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 9 7 63 यानी कि गुणा कर देना आपस में, 9 गुणा का गुणा 7 में। तो क्योंकि बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होगी जब हम गुणा करेंगे, तो 9 7 63 और 63 का गुणा अगर 3 में कर दें तो वैल्यू हमें 189 प्राप्त हो जाएगी। तो आगे भी कर दीजिए, 9 8 कितना हो जाएगा 72 और 72 का दुगुना अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 4 तियां 12 और 12 का गुणा अगर हम किस में कर दें 12 का गुणा अगर हम 8 में कर दें तो 12 बटे कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीनों का आपस में गुणा किया है तो 3 का गुणा 4 में, 4 तियां 12 और 12 का गुणा अगर हम 8 में कर दें, यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो 12 बटे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है यदि 45 @ 23 बराबर 14 है, ठीक है, तो 76 @ 22 बराबर 17 है, तो 55 @ 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि 45 है तो 5 और 4 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और फिर प्लस कर दीजिए यहाँ पर 2 + 3 को कर दीजिए तो 3 2 5, तो 5 4 9 और 3 2 कितना 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। दूसरे नंबर पर है कि 76 + 6, तो 7 और 6 को जोड़ दीजिए और प्लस में कर दीजिए 2 + 2 को जोड़ दीजिए, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और प्लस 2 2 4, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। तो आगे भी वैसे ही कर दीजिए, 55 है तो 5 और 5 को अलग करके जोड़ दीजिए, 5 5 हो जाएगा 10 और फिर जोड़ दीजिए 1 + 0 जोड़ेंगे तो 1, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि P Q R S T और V एक गोल टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं टोटल 6 लोग हैं। तो सबसे पहले हमें 6 लोगों के लिए सेटिंग कर देनी है इस तरह से। और मैंने जैसे कि बताया था पिछले कई सारे एसटी में मैंने बताया था कि हमेशा सेटिंग अरेंजमेंट को लगाते समय कम से कम आप 2 डायग्राम पर काम करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर है टी वी के सामने बैठा है, जो टी है वह वी के सामने बैठा है, तो हमने यहाँ पर टी को बैठा दिया और टी के सामने कौन बैठा है, वी बैठा है। तो यहाँ पर भी आप बना दीजिए टी है और टी के सामने वी बैठा है। तो आप किसी को कहीं बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कहीं भी बिठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जो पी है वो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो टी है पी है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से अब हमें नहीं पता है कि किसको हम कहाँ पर बैठा दें। तो हमें वी और टी को बैठाया है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्लू मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार अगली लाइन को पढ़ते हैं। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो टी है वह आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो हम आर को यहाँ पर बैठाते हैं। तो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। और अगर हम आर को यहाँ बैठा दें तो ध्यान दीजिए आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। जो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जो हमेशा जब भी लगता है वह हमेशा दूसरे व्यक्ति को, जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जो यानी कि आर जो है वह क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब आर जो होगा वह क्यू के बाईं ओर, तो क्यू को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाईं ओर देखिए दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है। तो यहाँ पर हम किसको बैठा देंगे, क्यू को यहाँ बैठाएंगे और क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है। ये कंडीशन बन जाएगी दोनों में। अब आपने जो लाइन छोड़ा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि P S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जो P बैठा है वो S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो अगर हम S को यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, P बैठ जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ होगी कि S को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो S के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, P बैठ जाएगा। दोनों डायग्राम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो सवाल देखिए बिल्कुल सेम टू सेम बैठा हुआ है, ठीक है। तो दोनों समय कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं आइदर की कंडीशन नहीं बनती है। तो सवाल कह रहा है कि P के सामने कौन बैठा है, तो ध्यान दीजिए P यहाँ पर बैठा है और P के सामने कौन है, Q। और यहाँ पर भी देखिए P है और P के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। P के सामने कौन होगा, वो ए हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यानी कि Q। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि त्रिकोण, विषम बाहु त्रिकोण और समकोण त्रिकोण में संबंध किस व्यंग्य चित्र द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो बनेगा पहले वो त्रिकोण बनेगा। त्रिकोण का मतलब सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा वो त्रिकोण का हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी त्रिकोण के ही अंतर्गत तो आएंगे। यानी कि त्रिकोण है समबाहु, क्या विषम बाहु त्रिकोण, समकोण त्रिकोण है, तो सभी के सभी ये दोनों ही त्रिकोण आएंगे किसमें, त्रिकोण के अंतर्गत। लेकिन विषम बाहु त्रिकोण और समकोण त्रिकोण में, ठीक है, इन दोनों में जो बनेगा वो डायग्राम बन जाएगा सम का, ठीक है। यानी कि जो विषम बाहु त्रिकोण होगा, ठीक है, जो विषम बाहु त्रिकोण होगा वो कौन सा बनेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहला एक डायग्राम बीच में आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे विषम बाहु, ठीक है, क्या बोलेंगे, विषम। और कुछ विषम और क्या होंगे, कुछ सम हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा इन दोनों के बीच में सम का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है लास्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं यानी कि 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, यह वक्तव्य है, ठीक है। वक्तव्य क्या है कि स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, ये इन्होंने दिया है। तो मान्यता यह है कि स्थिति गंभीर है और दूसरा है कि तुरंत कार्रवाई संभव है, ठीक है। तो मान्यता यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों के दोनों ही क्या है, सही है, क्योंकि स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। तो इसका मतलब दो ही मान्यता हो सकती है, या तो स्थिति बहुत गंभीर है या तुरंत कार्रवाई संभव थी, तभी उन्होंने आदेश दिया कि हाँ भाई तुरंत जाओ इस पर कार्रवाई करो। तो दोनों के दोनों ही मान्यताएं बिल्कुल क्या होगी, सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है। मान लीजिए आपने किसी बात को सुना और आपने कहा कि हाँ तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस बात को सुनने के बाद तत्काल निर्णय क्यों लिया, क्योंकि आपको या तो लगा होगा कि स्थिति बहुत गंभीर है, या तो फिर आपने क्या सोचा होगा कि ये तुरंत कार्रवाई के लायक है, इसलिए आपने तुरंत आदेश दे दिया। तो इसीलिए इसकी मान्यता जो होगी वो पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। इस बार की परीक्षा में 15 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।
और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेगी और आगे हम और भी परीक्षाओं के टेस्ट पेपर लेकर के जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।